गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नौ भारत। टाइम्स नाउ नौ भारत पर ओमाइक्रॉन को लेकर सबसे बड़ा जागरूकता अभियान जारी है। क्या न्यू ईयर में तीसरी लहर का खतरा है? क्या यूरोप में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले में भारत के लिए खतरे की घंटी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के 3 बड़े डॉक्टर लाइव मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 236 केस, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 65, दिल्ली में अब तक 64 ओमाइक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में ओमाइक्रॉन का वेरिएंट लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 236 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 65 केस, और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर ओमाइक्रॉन वेरिएंट के कुल 64 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले कि हम अपने पैनल का रुख करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में ओमाइक्रॉन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वेरिएंट दुनिया को परेशान कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। तो लगातार कोविड का जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है अपने पैर पसारता जा रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर के देश इस मुश्किल से परेशान हैं। भारत में भी ओमाइक्रॉन केसेस की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। दिल्ली में भी करीब 64 ओमाइक्रॉन केस हैं, यानी महाराष्ट्र और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के जो पेशेंट हैं, जो तादाद है, जो केसेस हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया ओमाइक्रॉन वेरिएंट से खौफ ज्यादा है। और पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोग वहां परेशान हैं, इसे लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम रुख करेंगे अपने पैनल का। ब्रिटेन 24 घंटे में 1,06,122 केस। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस। ब्रिटेन के इस आंकड़े ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ब्रिटेन कोरोना महामारी के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। ऐसा पहली बार है कि यहां एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए हैं। साल के आखिर में ब्रिटेन में अचानक कोरोना ने अपना गियर बदला है। यहाँ कोरोना के मामलों की रफ्तार रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ गई है। ब्रिटेन में अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 दिसंबर को यहाँ 1,06,122 केस दर्ज हुए हैं। 21 दिसंबर को एक दिन में 90,629 केस दर्ज किए गए। 20 दिसंबर को यह आंकड़ा एक दिन में 91,743 दर्ज किया गया। 19 दिसंबर को ब्रिटेन में कोरोना के एक दिन में 82,886 केस दर्ज हुए। 18 दिसंबर को 90,418 रिकॉर्ड केस सामने आए। कोरोना के अलावा अगर ओमाइक्रॉन के मामलों की बात करें तो ब्रिटेन में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 37,101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन सरकार लोगों से कोरोना की तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगाने की अपील कर रही है। इस बीच ब्रिटिश नियामकों ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालात को देखते हुए ब्रिटेन सरकार कई पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। ब्रिटेन में क्रिसमस के बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस में नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है ताकि लोगों की भीड़ जमा ना हो। नीदरलैंड में क्रिसमस पर लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। आयरलैंड में रात 8 बजे के बाद पब बार पर पाबंदी लगा दी गई है। घर के अंदर और बाहर के कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति सीमित कर दी गई है। डेनमार्क में थिएटर, कंसर्ट हॉल, मनोरंजन पार्क और संग्रहालय बंद कर दिए गए हैं। जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। इधर ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच अमेरिका ने फाइजर की कोविड पिल्स को आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फाइजर की कोविड गोली के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारत में भी बूस्टर डोज की मांग तेजी पकड़ रही है। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स बूस्टर डोज को देने की वकालत कर रहे हैं। बूस्टर डोज है कोविड वैक्सीन की, अगर हम इसको देखते हैं तो कोविड वैक्सीनेशन का स्तर देखना होगा। अभी हमारे यहाँ जो फुल डोज वैक्सीनेशन का है वो अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन को ही लग पाया है, जिसमें हम दोनों डोज की बात हम कर रहे हैं। जब मैक्सिमम कवरेज हो जाता है इसमें कि दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है लोगों को, तो बूस्टर का भी एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है कि उसको किस तरह से लगेगा।
ओमाइक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने भी कई सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र ने राज्य को खत लिखकर अपने स्तर पर जरूरी इंतजाम करने को कहा है ताकि तीसरी लहर को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसे आपने देख लिया, लेकिन रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। तमिलनाडु में 33 नए ओमाइक्रॉन मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में 33 नए ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में ओमाइक्रॉन के 34 केस और विदेश से लौटे 141 लोगों का यहां पर टेस्ट हुआ था, जिसमें से 33 ऐसे लोग मिले हैं जिनके अंदर ओमाइक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में 33 नए ओमाइक्रॉन मरीज मिले हैं। अब तक तमिलनाडु में ओमाइक्रॉन के करीब 34 केस हो चुके हैं और ये सभी लोग, करीब 141 लोग थे जो विदेश से लौटे थे, और जब इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो करीब 33 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें ओमाइक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। गंभीर खबर है, परेशान करने वाली खबर है, और जिस बात का WHO ने ताकीद की थी और हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि बहुत तेजी से ओमाइक्रॉन फैलेगा, जो वेरिएंट है ज्यादा खतरनाक है। इन तमाम सवालों के जवाब, कैसे होगा, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, बूस्टर डोज कितनी कारगर है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर सुरेश कुमार, चिकित्सा निदेशक हैं LNJP। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। डॉक्टर राहुल भार्गव, निदेशक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ पैनल पर डॉक्टर सुशील मंधानिया जी हैं, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का। देश, दुनिया, पूरी दुनिया परेशान है, देश हैरान है कि जो नया वेरिएंट है वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। मैं सबसे पहले रुक करूंगा डॉक्टर सुरेश कुमार का, चिकित्सा निदेशक हैं LNJP हॉस्पिटल के। सर, अब ये बात साफ हो चुकी है कि तीसरी लहर से पहले का जो मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं देश के लिए, दुनिया के लिए? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा है, और हमने देखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते पर बहुत कम केसेस थे। अभी आप देखें कि ये बड़ी तेजी से संख्या बढ़ रही है। हर दिन नए स्टेट में, नए यूटी में मामले सामने आ रहे हैं, और हमने देखा कि ज्यादातर वो व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल ट्रेवल करके और इंडिया में आ रहे हैं। हमने देखा कि ज्यादातर जो शुरुआती केसेस थे वो अफ्रीका से आए, फिर उसके बाद ज्यादातर केसेस हमारे यूरोप से आ रहे हैं। जो भी फ्लाइट्स में लंदन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से जो फ्लाइट्स आ रहे हैं, उनका जब हम टेस्ट करते हैं हम पाते हैं कि काफी सारी संख्या में पेशेंट जब वो फ्लाइट में चढ़े तब उनका नेगेटिव था, दिल्ली में आए तो उनका पॉजिटिव है। RT-PCR का यदि हम फर्दर जीन सीक्वेंसिंग किया तो उसमें पता चला है कि इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और हमने देखा कि डेल्टा के भी कुछ केसेस दिल्ली में बढ़े हैं, पर ओवरऑल अभी जो है आप देख रहे हैं कि पिछले हर डे में नए स्टेट और नए जो एरिया है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मैं डॉक्टर राहुल भार्गव का रुख कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, कैसे समझे एक आम इंसान, एक आम शख्स कैसे समझे कि जो उसको संक्रमण है वो ओमाइक्रॉन का है? देखिए, कोई भी इस समय फ्लू का मौसम है जहां पे कफ, फीवर, बॉडी पेन, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। उसमें सिर्फ जांच करके ही पता चल सकता है पहला कोरोना है या नहीं है। कोरोना नहीं है तो ठीक है, कोरोना अगर है तो जीनोमिक टेस्टिंग करना आवश्यक है। कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है आम पब्लिक के लिए जानना कि वो ओमाइक्रॉन से ग्रसित है या नहीं है, ये जीनोमिक टेस्टिंग हमें बताती है। क्या आपको याद है डेल्टा वेरिएंट में कोई ऐसा सिम्टम, एक सिम्टम ऐसा था जो ये बताए कि डेल्टा वेरिएंट था? नहीं। आपको अपने सिम्टम से जाना है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, अगर ये है अपने आप को आइसोलेट करना है और टेस्ट कराना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम 5 में 1 सैंपल को जीनोमिक टेस्टिंग के लिए सबमिट करते हैं, और अभी प्राइवेट लैब्स को जीनोमिक डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना जरूरी होता है। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। रावत को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। आज शाम तक खबर है कि वो दिल्ली आ सकते हैं। रावत मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस आलाकमान सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। यही वजह है कि हरीश रावत नाराज चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया है, उथापुथल मच गई है। रावत को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है।
और उम्मीद है कि आज शाम तक हरीश रावत दिल्ली पहुंच सकते हैं। वजह क्या है वो समझिए। रावत मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए चुनावों के दौरान, जबकि कांग्रेस आलाकमान हाईकमान ये चाहता है कि संयुक्त सामूहिक नेतृत्व में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़े जाएं। इसी को लेकर हरीश रावत नाराज चल रहे हैं और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आज शाम तक वो दिल्ली आ सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया है और अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़ और अब उसके बाद उत्तराखंड में भी नाराजगी नेताओं की खुलकर सामने आ गई है। और हरीश रावत सीनियर लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं, उत्तराखंड की सियासत की नब्ज को समझते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। ऐसे में उनका नाराज होना कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है उत्तराखंड में। और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि रावत आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। वजह यह है कि रावत चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उन्हें मिले, लेकिन कांग्रेस हाईकमान आलाकमान वो चाहता है कि सामूहिक रूप से चुनाव लड़े जाएं। किसी को चेहरा नहीं घोषित करना चाहती है कांग्रेस आलाकमान, जबकि हरीश रावत चाहते हैं कि सीएम का चेहरा होना चाहिए, तभी चुनाव में जीत मुमकिन है, तभी चुनाव में एक मजबूती से विपक्ष का सामना किया जा सकता है। और मेरे से होगी रंजीता, मेरे साथ जुड़ रही है। रंजीता, पहले पंजाब, छत्तीसगढ़, अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस के सीनियर लीडर नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, असली लड़ाई जो है वो नेतृत्व को लेकर है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और अब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है तो हरीश रावत ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पद जो है उसकी घोषणा करे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की जो बात की जाए, खासकर जो जनरल सेक्रेटरी है देवेंद्र यादव, या फिर अभी जो स्क्रीनिंग कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है अविनाश पांडे को, उन्होंने भी गाहे बगाहे उत्तराखंड में बैठक के ये बात कह दी कि कांग्रेस आलाकमान चाहती है कि एक सामूहिक। रंजिता, आप मेरे साथ रह गए। एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करता हूं। कांग्रेस के भीतर सियासी उठापटक तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के उत्तराखंड चुनाव से पहले संगठन को लेकर किए गए ट्वीट पर कांग्रेस के भीतर ही सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। मनीष तिवारी कहते हैं कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही डालेंगे ताकि कोई कसर ना रह जाए। इससे पहले भी मनीष तिवारी सिद्धू के बहाने भी हाईकमान पर निशाना साध चुके हैं। मनीष तिवारी को कांग्रेस के 23 गुट का सदस्य माना जाता है। तो हरीश रावत का ट्वीट, उनकी बयानबाजी के बाद कांग्रेस के अंदर उथल-पुथल मच गई है। अब लोगों को यह लग रहा है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले हरीश रावत का नाराज होना नुकसान पहुंचाएगा। रंजीता, कुछ दिन पहले आपने हरीश रावत का एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बीजेपी तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव में जाती है, कांग्रेस को भी ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने इस बात का जिक्र इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि ये पूरी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी और उसी स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी चली और राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, और उसी स्ट्रेटेजी को एक बार फिर कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा। सीधे तौर पर उनका इशारा ये था कि उत्तराखंड, पंजाब या जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं वहां चेहरा लेकर कांग्रेस पार्टी जाए, जिससे 3 से 4% तक वोट इजाफा हो सकता है। उन्होंने ये बात उत्तराखंड के संदर्भ में कहा था। लेकिन राहुल गांधी की रैली जो उस दिन हुई थी देहरादून में, एक अच्छी रैली बताई जा रही थी कि अच्छी भीड़ उस रैली में रही, लेकिन वहां भी उम्मीद कर रहे थे हरीश रावत की राहुल गांधी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दे, वो ये कह दे कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी अनाउंस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो नाराजगी है वो साफ तौर पर हरीश रावत की दिख रही है। लेकिन हरीश रावत वही नेता है जो पंजाब में पूरे विवाद का सूत्रधार कहा जाता था, जिनको कैप्टन ने भी हरीश रावत के ट्वीट पर जो है वो चुटकी ली है। उन्होंने उनकी जो ट्वीट है उस पर ये कहा कि अब आपकी बारी है, पंजाब में जो किया अब वही चीज उत्तराखंड में होने वाला है। तो एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर वो राज्य जहां कांग्रेस कहा जा रहा था कि बढ़त बनाई हुई है, चुनाव बेहतर कर सकती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अंदरूनी कलह की वजह से उत्तराखंड भी कांग्रेस के हाथ से चला जाए विधानसभा चुनाव में। तो अमूमन देखा जाता है, जो ट्रेंड रहा है उत्तराखंड का, कि 5 साल कोई और सरकार और अगले साल कोई और पार्टी की सरकार बनती है। कहीं ये ट्रेंड टूट न जाए और कांग्रेस को नुकसान हो। यही कारण है कि कांग्रेस आलाकमान संभली है और आज हरीश रावत को दिल्ली बुलाया गया है। शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप से उनकी मुलाकात हो सकती है। चलिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल मची है, उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के देखकर समझ में आएंगे। चलिए
अब वापस लौटते हैं अपनी आज की चर्चा पर, अपनी खास पेशकश पर। हम कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के प्रभाव, उसके असर और लगातार उसके बढ़ते खतरे पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जो इस पर रोशनी डालेगा और तमाम बारीकियों को समझाएगा। मैं रुख करता हूं डॉक्टर सुशील मंधानिया का। सर, मैं सबसे पहले ये भी आपसे सवाल मेरा रहेगा कि अगर किसी को पता चलता है कि ओमाइक्रॉन से पीड़ित है, ये टेस्ट कहां कहां हो सकते हैं, कहां उसे पहले जाना चाहिए टेस्ट के लिए? सबसे पहले तो उन्हें बिल्कुल डरना नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी हवा है, बहुत बड़ी बीमारी है। यस, प्रिकॉशन जरूर ले। अब रही बात टेस्टिंग की, इसकी नॉर्मल टेस्टिंग होती है और जो नॉर्मल आरटी-पीसीआर से होता है उसी तरह से इसमें होता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ओमाइक्रॉन है या सो माइक्रॉन है, हमें ये देखना है कि वी आर बीइंग इन्फेक्टेड विद द कोविड वायरस। और जो कोविड वायरस की जो स्पेसिफिक टेस्टिंग है वो है आरटी-पीसीआर टेस्ट। अगर उसमें पॉजिटिव आते हैं तो जो आरटी-पीसीआर के बाद पॉजिटिव टेस्ट के लिए जो भी पेशेंट के प्रिकॉशंस होते हैं वो उन्हें लेने हैं। तो ये वायरस को इतना माहौल बना के नहीं चलना है, पर डेफिनेटली प्रिकॉशन जरूर लेनी है। और ये आरटी-पीसीआर इज अ सिंपल टेस्ट विच सेज अबाउट द कोविड वायरसेस। और इसका जो एक्चुअल रहेगा, जो राहुल सर ने भी बताया था कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग रहेगा, जो हमको एग्जैक्ट बताएगा कि ये ओमाइक्रॉन है या नहीं। चलिए डॉक्टर सुरेश, मेरा सवाल आपसे ये था कि नॉर्मली जब इस तरह की चीज़ें होनी शुरू होती हैं तो आदमी पैनिक कर जाता है, कहाँ जाएं, किससे मिलें, टेस्ट कहाँ होना है। अगर मान लीजिए जैसा कि डॉक्टर बता रहे थे कि टेस्ट के लिए जाना है और अमुक जगहों पर नॉर्मल टेस्ट भी होते हैं, रिजल्ट कितने दिन में आएगा? क्योंकि जिस दौरान रिजल्ट की टेस्टिंग का वक्त होता है उसमें आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत घबराया हुआ रहता है। तो अगर ये जीनोम सिक्वेंसिंग की टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है सैंपल, तो कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है अमूमन? यूजुअली 48 टू 72 आवर्स में टेस्ट आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक टेस्ट है, मोलिकुलर लेवल का टेस्ट है। इसमें आरटी-पीसीआर का जो सैंपल जो पॉजिटिव आता है उसमें से हम आरएनए को अलग निकालते हैं। पहले आरएनए को अलग निकालने के बाद फिर उसकी सीक्वेंसिंग होती है, तो उसमें लंबा टाइम लगता है। और हम बैचेज में ये टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट आते हैं 10 या 15 सैंपल एक साथ हम प्रोसेस करते हैं, हमें यूजुअली टाइम लगता है। और जो रिपोर्ट होती है उसे ये पता चलता है हमें कि अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। अभी क्योंकि ओमिक्रॉन पे फोकस है हमारा, तो ज्यादातर उन लोगों की हम जांच कर रहे हैं जो कि विदेश से आए हैं या उन कंट्रीज में विजिट करके आए हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन प्रेवलेंट है या ज्यादा, जैसे यूके से बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं हमारे पास, और यूरोप से बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। अभी हाल में देखा गया कि अमेरिका में और पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा जी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर राहुल, एक सवाल ये भी है मेरा, और लोगों के मन में बड़ी शंका रहती है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा वेरिएंट्स आए कोविड के, तो एक सवाल लोगों के जहन में बहुत है, क्या जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, क्या वो आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाएगा या आपके इम्यून सिस्टम को वो मात दे सकता है क्या? बिल्कुल, अभी तक WHO ने यह घोषित नहीं किया है कि ये आपकी जो इम्यूनिटी आपको नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से मिली है उसको मात दे सकता है। केसेस जरूर हो रहे हैं, देखिए पब्लिक को यह समझना जरूरी है, केसेस जरूर हो रहे हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु दर नहीं बढ़ी है। अगर हम साउथ अफ्रीका में देखें, 24 नवंबर से लेके 2 हफ्ते में पीक किया, पिछले बीते हफ्ते में 20% केसेस कम हो गए। इसका मतलब यह है ये फैलता ज्यादा है, बट अगर आप इम्यूनाइज्ड हैं, बूस्टर डोज लगी हुई है, तो आपको सीरियस खतरा नहीं होगा और आपको मृत्यु नहीं होगी, ये बात पक्की हो जाती है। पर अपने पर्यावेश में ये इंपॉर्टेंट समझना है कि हमारे को अभी सिर्फ 50% को 2 डोज, 75% को 1 डोज और 0% को बूस्टर डोज लगी है। 20 करोड़ बच्चों को अभी डोज नहीं लगी है, उसमें ये मृत्यु का कारण बन सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकता है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकता है। इसीलिए अगले 3 हफ्ते डिसाइसिव वॉर है इसके अगेंस्ट में। अगर हम आवाजाही को रोकते हैं, ट्रैवल को रोकते हैं, हवाई यात्रा को रोकते हैं इन कंट्री में जहां पे ओमाइक्रॉन का सबसे बड़ा खतरा है, देखिएगा आप जिस प्रकार से ब्रिटेन में नंबर बढ़ रहे हैं, जनवरी के पहले हफ्ते तक आते आते ये नंबर डिक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में हम जानते हैं 95% को 1 डोज, 85% को 2 डोज और 35% को तीसरी डोज लग चुकी है। तो हमको अपने पर्यावेश में देखना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि यह हमारे देश के लिए डेल्टा जैसा खतरा बन सकता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इम्यूनाइज नहीं है। जी डॉक्टर सुशील, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे अल्फा बीटा गामा वेरिएंट्स आए थे और उनमें बहुत नुकसान किया देश और दुनिया में सभी जगहों पर, तो जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो बाकी जो पुराने वेरिएंट्स थे उनके मुकाबले कितना खतरनाक है?
जितना भी डेटा जो हमारे पास ओमाइक्रॉन वेरिएंट का है दैट इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज, और इसका अगर हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे, जैसे राहुल सर ने भी बताया, कि इसमें इन्फेक्शन रेट डेफिनेटली ज्यादा है, पर हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर इन्फेक्शन एंड डेथ रेट्स आर वेरी लेस। आज की स्थिति अगर इंग्लैंड की देखते हैं तो मोर देन 1 लाख केसेस है, और लास्ट 7 डेज में द डेथ रेट्स आर 700 अप्रोक्सीमेटली। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे बैकग्राउंड में इम्यूनाइजेशन अच्छा है और हमारे पॉपुलेशन फुली इम्यूनाइज्ड है तो इसका जो इन्फेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, बट सीवियरिटी एंड डेथ रेट्स विल बी डेफिनेटली लेस। तो हमें पूरा का पूरा जोर जो देना है वो है, पहले तो डरे नहीं, एक फियर का माहौल क्रिएट ना करें, पर हाँ सावधानी जरूर रखें, वैक्सीनेशन पे पूरी जोर दे। और जैसे कि हमारे जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, जो जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगा या जिनको सेकंड डोज भी नहीं लगा, या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन होने वाली है जिसमें कि हमें संभावना सीवियर इन्फेक्शन की या हो सकता है अप्रोक्सीमेटली पॉसिबल हायर डेथ रेट्स की हो सकती है। तो हम इस पॉपुलेशन पे हमारा फोकस बहुत सीवियर रहना चाहिए। और इस बार हमें 2 महीने का समय मिला है, वी हैव गॉट जस्ट 300 केसेस नाउ। तो अगर हम अब मेरी पॉलिसीज इस तरह से बनाए कि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप को अगर हम पकड़ सके और इस पे पूरा फोकस कर सके तो मेरी पूरी ये कोशिश रहेंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम डेफिनेटली इसकी सीवियरिटी को कम कर पाएंगे।